अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। आज के लेक्चर के अंदर हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर है उससे रिलेटेड है, तो कुछ चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। तो वेसिकल्स आपने नाम सुना होगा, पिछले लेक्चर के अंदर गोल्जी वेसिकल्स से हमने पढ़ा था। लाइसोसोम का भी कुछ रेफरेंस आपको वहाँ पे दिया गया था कि किस तरह वो बन रहे होते हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज हम आज पढ़ेंगे ये सारी रिलेटेड हैं गोल्जी कम्प्लेक्स से। तो आज हम वेसिकल्स देखेंगे, मींस के लाइसोसोम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आउटलाइन आज की हमारी डेफिनेशन है, एक्रेंस मींस कहाँ पे वो मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी, कैसे बनते हैं वो, इसके अलावा उनकी एग्जांपल्स कैसी क्या हैं वेसिकल्स की, एंड देन फंक्शन हम अल्टीमेटली एंड पे देखेंगे। सो what are vesicles? Vesicles are actually small membrane enclosed sacs. द वर्ड वेसिकल जो होता है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है जिसका मतलब है वेसिक्यूला। और वेसिक्यूला जो होता है इसको अब लिटरल मीनिंग अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है स्मॉल ब्लैडर। मीन के आप कह सकते हैं कि एक छोटा एक पाउच होता है या एक स्मॉल सैक होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मटेरियल को पैक किया गया होता है। अग्रेंस की बात करें तो जो वेसिकल्स होती हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, मींस के प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं ये, और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में भी, आर्किया में भी। आर्किया जो है ये एक्चुअली जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी क्लास है। प्रिमिटिव मीन अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे उनको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और मोस्टली आर्किया ही है। सो आर्किया बैक्टीरिया जो हैं उनको आर्किया जो है उनके अंदर भी ये मौजूद होती हैं जो वेसिकल्स हैं। प्लांट्स में भी ये होती हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो इनके अंदर इनकी जो एक ही मेम्ब्रेन होती है या इनकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है वो एनक्लोज्ड होता है। और जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी कंपोजिशन होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होती है। तो लिपिड बाइलेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। देन इन्फॉर्मेशन कि ये कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे आपने चीज़ें कुछ रिकॉल करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो एक स्टैक ऑफ सैक्स होता है जिसको हम सिस्टर नहीं बोलते हैं। तो उसके एक एंड से वेसिकल्स आ रही होती हैं और दूसरे एंड से वेसिकल्स रिलीज़ हो रही होती हैं, जिसको हमने मेच्योरिंग फेस कहा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये वेसिकल्स बनती हैं, या जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनती है और वहाँ से रिलीज़ होती हैं। अब डिफरेंट टाइप की वेसिकल्स होती हैं जो रिलीज़ होती हैं, जिनको हमने गोल्जी वेसिकल्स कहा था। अब गोल्जी वेसिकल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। सिक्रेटरी वेसिकल उन वेसिकल्स को बोलते हैं कि जो मटेरियल सेल से सिक्रीट हो रहा होता है, और उसमें लाइक एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। दूसरी टाइप की वेसिकल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मींस के मटेरियल उन वेसिकल्स के अंदर पैक होता है, और उनका काम वेसिकल का सिर्फ इतना होता है कि उस पैक्ड मटेरियल को सेल के अंदर किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके आएँ या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दें। यानी कि मेन काम उन वेसिकल्स का होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तौर पर काम कर रही होती हैं। थर्ड टाइप की वेसिकल्स होती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं, साइनैप्स मींस के आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आर लाइक वायर्स। जैसे हम अगर अपने घर के अंदर हम बात करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगे हुए होते हैं, तो हम बटन जब ऑन करते हैं, लेट्स सपोज कि हम फ़ैन का बटन ऑन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उस बोर्ड तक या उस बटन तक पहले पहुंची हुई होती है। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वहाँ से अब ट्रैवल करके जाती है फ़ैन की तरफ, और फ़ैन ऑन हो जाता है। तो मींस के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है थ्रू वायर्स, और हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर वायर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन ख़त्म होता है तो दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उन दो न्यूरॉन्स का जो आपस में कनेक्शन होता है ना, उस जगह को, उस कनेक्शन वाले पॉइंट को साइनैप्स बोलते हैं। और वहाँ पर मैसेज जो ट्रांसफ़र होते हैं ना वो वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनको
पैक किया जाता है वेसिकल में और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उन वेसिकल्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। फिर फोर्थ टाइप की वेसिकल्स होती हैं लाइसोसोम्स। सो एक्चुअली दीज आर ऑर्गेनेलीज। जो लाइसोसोम होते हैं ना, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे अभी। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? सो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमने भी डिस्कस कर भी लिया है कि ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के अंदर बॉयंसी कंट्रोल। बॉयंसी का मतलब होता है फ्लोटिंग। बॉयंसी उसको बोलते हैं कि ये टर्म अक्सर यूज़ की जाती है, आपने फ़िशेज़ के लिए शायद सुना हो वर्ड स्विम ब्लेडर। फ़िशेज़ की बॉडी के अंदर एक स्विम ब्लेडर मौजूद होता है जो कि उनकी बॉडी को फ्लोट करने में, यानी कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में वाटर के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अब फ़िशेज़ ने जब बिल्कुल नीचे बॉटम में जाना होता है तो उस ब्लेडर में से एयर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेल्स की बॉयंसी को मेंटेन रखने के लिए, या किसी सेल के अंदर ऑर्गेनेली की बॉयंसी को मेंटेन रखने के लिए ये रोल प्ले कर रही होती हैं वेसिकल्स। इसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन चैम्बर्स के तौर पर भी वर्क कर रही होती हैं। सो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि लाइसोसोम की आउटलाइन हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली टॉपिक पे ही जाते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अब लाइसो और सोम्स दो वर्ड्स हैं, एक है लाइसो और दूसरा है सोम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसो और सोम। लाइसो का मतलब होता है लाइसिस। लाइसो जो होता है ना, ये आपने वर्ड एक सुना हुआ होगा, लाइसिस, LYSES। लाइसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन को। सो लाइसो मीन ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग, और सोम बोलते हैं बॉडी को। मीन्स के स्प्लिट करने वाली बॉडीज़ या ब्रेक डाउन करने वाली बॉडीज़ जो होती हैं उनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं, यानी कि वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। और उन वेसिकल्स के अंदर एक्चुअली होता क्या चीज़ है, उनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। ऑलमोस्ट 30 to 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। लाइसोसोम आर लाइक दिस, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इस तरह से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो पूरे का पूरा वेसिकल्स होती है ना, वो एंजाइम से फिल्ड होती है। उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे सेल के अंदर बाहर से इन द फॉर्म ऑफ फूड या कोई और मटीरियल के तौर पर वो आ रही होती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन के बाद डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी जो थी उसकी एक साइंटिस्ट था डिड्यू, उसने की थी 1949 के अंदर। देन उनकी अक्रस की बात आ जाती है, तो ये भी एनिमल्स के अंदर होते हैं, एनिमल लाइक यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेमेलियन आरबीसीज के अंदर ये नहीं होते, यानी कि ह्यूमन के जो या मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होती हैं लाइसोसोम्स के अलावा। तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर, प्लांट्स में भी, फंजाई में भी ये मौजूद होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी ये नहीं होती हैं। ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कर रही होती हैं। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस मीन एंजाइम्स की मदद से जो ब्रेक डाउन हो रही होती है मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो इनके अंदर चूँकि एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल की, तो अब कह सकते हैं ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करती हैं। सो इनका साइज़ जो होता है वेरी कर रहा होता है, कुछ बहुत छोटी होती हैं और कुछ लार्ज साइज़ की भी होती हैं। 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। कंपोजिशन की बात करें, मीन्स कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, तो एज़ आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब कि इनके अंदर 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक, ये टर्म जो है ना, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं कि किसी एक चीज़ को ब्रेक करना बाय यूजिंग वाटर। तो 40 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो वाटर को यूज़ करके किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तकरीबन तमाम तरह के मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, डीएनए एटसेट्रा, इसको डाइजेस्ट करते हैं। और एंजाइम्स होते हैं ना लाइसोसोम्स के, वो एक्चुअली वर्क करते हैं एसिडिक पीएच के अंदर, यानी कि अगर एनवायरनमेंट की पीएच कम होगी तो वहाँ पर ये प्रॉपरली फंक्शनल होंगे। अब इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमने कल पहले पढ़ भी लिया है कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले चूँकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स आपने पढ़ा है कि प्रोटीन होती हैं, और प्रोटीन कहाँ पे बनती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन बनकर आएंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करता है उनको गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। अब गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर जब वो आते हैं तो वहाँ पर उनकी मेन फंक्शनिंग होनी होती है
यानी कि उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है। उनके अंदर अगर कोई फॉल्ट है प्रोटीन्स के अंदर तो उनको मॉडिफाई किया जाएगा, उनको प्रॉपर्ली एक्टिवेट किया जाएगा, इसके अलावा उनको फंक्शनल बनाया जाएगा, उनकी टैगिंग की जाएगी। तो ये सारा काम उनका, यानी कि आप कह सकते हैं वो छानी लगाना, यानी कि प्रॉपर्ली उनको फंक्शनल बनाना। तो फंक्शनल जब हो जाती हैं फिर वो गोल्जी कम्प्लेक्स से रिलीज़ होंगे, और गोल्जी कम्प्लेक्स से जब रिलीज़ होते हैं तो वो वेजिकल्स के अंदर पैक्ड होती हैं, और उन वेजिकल्स को हम बोलते हैं गोल्जी वेजिकल। लेकिन यहाँ पर गोल्जी वेजिकल इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। ठीक हो गया। यहाँ है जी मेन डायग्राम। अब इस डायग्राम में सिर्फ उनका बनना नज़र नहीं आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर लाइसोसोम की फॉर्मेशन, उनका फंक्शन, सब कुछ यहाँ पे इस डायग्राम में आप डिस्कस कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम नज़र दौड़ाएं, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपको मैंने बताया भी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो मतलब यहाँ से ये हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो सारे एंजाइम्स बनेंगे जिन्होंने क्या करना होगा, लाइसोसोम के अंदर वो ब्रेक डाउन करनी होती है चीज़ों की। तो सबसे पहले आर के अंदर वो वाली प्रोटीन्स या वो वाले एंजाइम्स बनते हैं, देन उनको आर से एस से फिर ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फॉर्म में उनको सीधा भेजा जाता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ। अब गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ जब आते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स उन आने वाली प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेगी, मॉडिफाई करने के बाद उनको वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। यहाँ से आपको ये दो वेजिकल्स नज़र आ रही होंगी, ये दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। अब ये यहाँ पे इनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। अब दो टाइप के लाइसोसोम होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो जब गोल्जी कम्प्लेक्स से सबसे पहले जब ये रिलीज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये लाइसोसोम निकला हुआ है, तो ये एक्चुअली प्राइमरी लाइसोसोम है, यानी कि इन्होंने अभी तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है। जैसे ही ये गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं गोल्जी अपरेटस से, उस टाइम पे इनको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। उनके अंदर मुकम्मल एंजाइम सारे मौजूद होंगे, प्रॉपरली फंक्शनल होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया हुआ होता। तो इस टाइम पे इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे इनका फंक्शन है, दो फंक्शन उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। एक ये है कि लेट्स सपोज कि ये बाहर से फूड आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो फूड जो बाहर से आती है तो उसको एक वेजिकल के अंदर पैक कर दिया जाता है, और वो फूड जिस वेजिकल के अंदर पैक होती है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। यानी फूड वैक्यूल एक्चुअली आप कह सकते हैं एक वेजिकल होती है जिसके अंदर फूड मटेरियल मौजूद होता है। अब वो फूड वैक्यूल हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो जो लाइसोसोम होते हैं, यहाँ पे आपको जो लाइसोसोम नज़र आ रहे हैं, इन लाइसोसोम्स के पास वो सारे एंजाइम मौजूद हैं जो इस फूड के अंदर चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ इधर अगर आप देखें तो ये फ्यूज़ हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यानी कि लाइसोसोम भी और इधर से फूड वैक्यूल भी, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जितने भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो अब मूव करके यहाँ पे अगर आप गौर से डायग्राम को देखें तो वो मूव करके फूड वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं। अब वो जब एंजाइम सारे के सारे फूड वैक्यूल में आएंगे तो एंजाइम्स की अंदर एबिलिटी है कि वो डाइजेशन कर सकते हैं उस फूड की। तो यहाँ पे आप देखें अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने फूड को डाइजेस्ट कर दिया है। तो इस जगह पे जब एंजाइम्स, लाइसोसोम्स और जो फूड वैक्यूल है आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, उस टाइम पे उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम का आपको डिफरेंस जो होगा वो उसका पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इसकी ऑटोफैगी वगैरह हम जब इसके फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे वही चीज़ आ गई है जो डिफरेंस है प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम का। सो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, फॉर्म एज वेजिकल्स फ्रॉम गोल्जी कम्प्लेक्स, यानी कि जब बनते हैं उस टाइम पे उनको प्राइमरी बोलते हैं, उन्होंने अभी तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फूड वैक्यूल। जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं उनका साइज़ स्मॉल होता है क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एंजाइम होते हैं, लेकिन जब वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं तो उनका साइज़ जो होगा वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स जो होते हैं वो, अब यहाँ पे इनएक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनएक्टिव का मतलब है कि वो अभी उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है एक्टिव वो, यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो अभी तक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। इनएक्टिव का यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनएक्टिव का यहाँ पे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल हैं ऐसी स्टेट के अंदर है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसा मतलब ये मतलब नहीं है इस चीज़ का। इनएक्टिव का मतलब ये है यहाँ पे कि जो वो एंजाइम्स उनके अंदर मौजूद हैं वो अभी तक उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया है। परफॉर्म कर सकते हैं जब सबस्ट्रेट उनको मिलेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं किया। तो जब सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है तो उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि अपना काम करना शुरू कर देते हैं वो। देन हैड नॉट अंडरगो डाइजेशन। प्राइमरी लाइसोसोम ऑब्वियसली उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, फूड नहीं आई होती तो फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रहे होते, डाइजेशन नहीं हो रही होती। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम बनती हैं, फूड उनके साथ फ्यूज़ होती है तो उस टाइम पे वो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं दे कैन नॉट एलिमिनेट देयर कंटेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। मीन्स के अब जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं ना, दे आर एक्चुअली लाइक अ बॉम्ब। सेल के अंदर वो एक बॉम्ब की तौर पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना, लाइसोसोम के अंदर वो सारे एंजाइम मौजूद हैं जो डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। और हम अगर सेल की बात करें तो सेल भी, उन सारी सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे प्रोटीन, लिपिड जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उन्हीं से बने होते हैं। तो अगर वो लाइसोसोम वाले जो प्राइमरी लाइसोसोम वाला मटेरियल है वो उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएगा, तो वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देगा और सेल को किल कर देगा। इसलिए जो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर मटेरियल होता है वो बाहर नहीं आता। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है उसके अंदर चूँकि मटेरियल की डाइजेशन हो चुकी होती है, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस था प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब ये वाली डायग्राम जो होती है यहाँ पे भी ये पहले वाली डायग्राम से थोड़ी मिलती जुलती है। इसमें डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो लाइसोसोम के बताए गए हैं। इन फंक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन हम देखने जा रहे हैं वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो अभी आपको मैंने बताया कि इंट्रासेलुलर बोलते हैं इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है। दो तरह की डाइजेशन होती है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर वो डाइजेशन होती है जैसे कि हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, फूड हमारी जाती है माउथ के अंदर, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से ईसोफेगस से पास होकर स्टमक में। तो जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रही होती है, वो सारी एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल्स के बाहर कैविटी के अंदर हो रही है। लेकिन कुछ डाइजेशन हमारे सेल्स के अंदर जाके होती है। तो जो सेल्स के अंदर जाकर डाइजेशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम्स। मीन्स के प्राइमरी लाइसोसोम वही बात है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करेगी, तो जितने भी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या कर देंगे, डाइजेशन शुरू कर देंगे। जब डाइजेशन हो जाती है मटेरियल की, तो उसके बाद जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उन यूज़फुल चीज़ों को सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल बाहर रिलीज़ कर देता है। जो मटेरियल को बाहर रिलीज किया जा रहा होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आपने पढ़ी होगी। एंडोसाइटोसिस बोलते हैं लाइक इट्स अ सेल, मटेरियल जो अंदर मूव करके जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर जा रहा होता है मटेरियल सेल से उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जितना भी मटेरियल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब डाइजेशन हो जाती है तो मटेरियल को बाहर भेजा जाता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो होती हैं, दीज आर रिटेन्ड इन सेल एज लिपोफ्यूजिन ग्रेन्यूल्स, यानी कि स्मॉलर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी जो होता है, अब दो टर्म्स हैं, ऑटो और फैगी। फैगी जो है वो टर्म रिलेट हो रही है फैगोसाइटोसिस, यानी कि फूड मटेरियल को या सॉलिड मटेरियल को जब सेल इनटेक करते हैं उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि ईट करना। यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स के अंदर सिंपल जो मीनिंग्स में आप इसको ले सकते हैं, फैगी मीन्स फैगोसाइटोसिस या ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। और ऑटोफैगी यानी कि अपने ही पार्ट्स को सेल ईट करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटोफैगी। अब हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के अंदर बाद औक़ात ऐसे होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है। इसकी कॉमन एग्जांपल है कि अगर हम में से कोई एक ह्यूमन जो है, वो इंसान जो है वो जिम करता है, बहुत ज़्यादा जिम करता है, जिम करने से मसल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो जिम छोड़ देता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो गए हैं मसल्स के अंदर, मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, क्योंकि जिम जब कर रहा होता है तो उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब जिम छोड़ दी है, अब उनका वो काम कोई नहीं रहा है, वो अब यूज़लेस हो गए हैं सेल के लिए। तो उन यूज़लेस मटेरियल को, उन यूज़लेस स्ट्रक्चर्स को सेल ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम्स की वो हेल्प ले रहा होता है। अब वही लाइसोसोम्स ही होते हैं
जो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। ये लाइक अगर हम यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे है, इधर आपको नज़र आ रहा है कि ये, बल्कि पिछली डायग्राम में था जहाँ पे रेज कर लेंगे। यहाँ पे अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मीन कि सेल के अंदर ही अगर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट मौजूद है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद है, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि कुछ डैमेज हो चुकी है थोड़ी बहुत, यानी कि सेल की अगर कोई ऑर्गेनेली थोड़ी सी डैमेज हो जाती है ना, तो सेल उस ऑर्गेनेली को ही ख़त्म कर देता है, उसकी जगह पे न्यू बना लेता है। तो यहाँ पे जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली होगी या जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली होगी, स्ट्रक्चर होगी, तो क्या होगा, जिस तरह इधर फूड के साथ लाइसोसोम फ्यूज़ कर रहे थे, सेम वही काम होगा कि लाइसोसोम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे। जैसे बिल्कुल यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई भी है, अगर इसको अब यहाँ से गौर से देखें तो ये एक्चुअली लाइसोसोम है, और लाइसोसोम ने क्या किया है अपने अंदर, ये ऑरेंज टाइप का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ऑर्गेनेली है जो लाइसोसोम ने अपने अंदर एनगल्फ कर ली है, अपने अंदर एनगल्फ करेगा और उसको डीजनरेट कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि उसकी डाइजेशन कर देगा। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी, जिसके थ्रू सेल अपने ही कंपोनेंट्स को, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की तरफ जाते हैं तो और एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है कि वो जो लाइसोसोम्स होते हैं जो कि ऑटोफैगी करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। मीन्स के लाइसोसोम्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऑटोफैगी करते हैं। तो ऑटोफैगी करने वाले लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। सो ऑटोफैगी कहाँ पे हो रही होती है, क्यों होती है? इट इज़ टू कंट्रोल द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑर्गेनेलीज अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो होती है वो यूज़ की जा रही होती हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ऑटोलाइसिस की बात करेंगे। ऑटो वही मतलब है सेल्फ, एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। अब ऑटोलाइसिस में ये होता है कि सेल जो होता है वो पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो ऑर्गेनेलीज लाइसोसोम होती है ना, वो एक बॉम्ब की तौर पर वर्क कर रही होती हैं सेल के अंदर। अगर उनमें कोई लीकेज हो जाती है तो वो लीकेज पूरे के पूरे सेल्स को डाइजेस्ट कर देगी, ब्रेक कर देगी। आपने टर्म एक सुनी होगी अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में क्या होता है? प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल, यानी कि कुछ जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी मर्ज़ी से ही, हमारे सेल्स की मर्ज़ी से, हमारी बॉडी की मर्ज़ी से ही उनको ख़त्म किया जा रहा होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो ह्यूमन का जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है फीमेल की यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम पे ह्यूमन के एम्ब्रियो में टेल बनती है। तो लेकिन जब ह्यूमन्स की बर्थ होती है तो उस टाइम पे उनमें टेल नहीं होती है। तो वो टेल वाले जो सेल्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी यही वाला प्रोसेस यूज़ किया जाता है। सेल्फ किलिंग प्रोसेस जो होता है, जिसको हम अपोप्टोसिस बोलते हैं या प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल्स बोलते हैं, उसी को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया भी क्या है कि डेवलपमेंटल फेजेस के अंदर, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी की इन द फीमेल बॉडी, उसके अंदर भी ये काम होता है। हम अगर अपनी फिंगर्स की बात करें, हमारी 5 फिंगर्स होती हैं, तो वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके अंदर स्पेस नहीं होती है। जैसे कि डक होता है ना, तो डक के क्लॉज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ह्यूमंस के जो फिंगर्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो वो फिंगर्स के दरमियान जो स्पेस होती है, वेब से बना होता है, उसको ख़त्म किया जाता है, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू। देन नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउटसाइड द सेल। तो सेल्स के बाहर मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए भी ऑब्वियसली एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर बनते हैं, सेल्स के अंदर बनेंगे, लाइसोसोम्स की फॉर्म में वो पैक होंगे और ऑर्गेनेलीज के अंदर, एंड देन उनको फिर सेल से बाहर वो होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, और वो बाहर जाकर मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जाए कि लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना, ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, बोन डैमेजिंग या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी आप इनको बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? बोन्स को जाकर डिस्ट्रॉय करना। तो जब ऑस्टियोक्लास्ट ने इस बोन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, तो ये क्या करते हैं? अपने अंदर लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो लाइसोसोम बाहर जाती हैं सेल्स के, और बोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, यानी कि अनवांटेड बोन जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद क्राइनोफैगी जो होती है, यानी कि एक्सेस हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर,
एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो रिलीज़ हो रहे होते हैं हार्मोन्स, वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं और वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज़ हो चुके हैं और वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उन एक्स्ट्रा हार्मोन्स को ख़त्म करने के लिए भी लाइसोसोम की ही हेल्प ली जाती है। सो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, 2-3 मिनट। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे, और लाइसोसोम से ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं अगले, ग्लाइऑक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।